Namaskar, hello and welcome to Sansad TV. I'm Tina Jha. You're watching House Highlights, where we will take you through the day's proceedings in both Houses of Parliament. Let's begin with the headlines. Budget session of Parliament begins with President Ramnath Kovind's joint address to both houses. The President highlights achievements of the Modi government, says 150 crore vaccine doses administered to people in record time. Finance Minister Nirmala Sitharaman tables Economic Survey 2021-22 in both houses. Survey projects growth rate of 8 to 8.5% in 2022-23. Prime Minister Narendra Modi addresses media persons at the beginning of the session, urges all members of Parliament to approach proceedings with an open mind, tells them not to miss the opportunity to raise vital issues for national progress. And both houses take up obituary references. Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu and Lok Sabha Speaker Om Birla apprise MPs of social distancing norms to be followed during the budget session. So the budget session of Parliament began today with President Ramnath Kovind's joint address to both houses in the Central Hall of Parliament. The President highlighted the achievements of the Modi government, beginning with its mega COVID-19 vaccination drive. He noted that 150 crore vaccine doses were administered to citizens in record time. The President added that the 64,000 crore Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission will prepare the nation for future health crises. The President also informed that over 6 crore rural households are getting tap water under Har Ghar Jal initiative. While agriculture exports crossed 3 lakh crore rupees in 2020-21, Indian farmers produced 30 crore tons of food grains and 33 crore tons of horticulture produce during the year. Let's take a look at the key highlights from the President's address. हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। इस अभियान की सफलता ने देश को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिससे हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी बढ़ी है और उनका मनोबल भी बढ़ा है। आज देश में 90% से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की एक डोज मिल चुकी है, जबकि 70% से अधिक लोग दोनों डोज ले चुके हैं। इसी माह वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को भी शामिल किया गया है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमारे देश के प्रयास केवल तात्कालिक चुनौतियों तक सीमित नहीं हैं। इसीलिए मेरी सरकार ऐसे दूरदर्शी समाधान तैयार कर रही है जो भविष्य के लिए भी प्रभावी और उपयोगी रहें। सरकार द्वारा 64,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इसका एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा। काल में भारतीय फार्मा सेक्टर ने भी अपनी श्रेष्ठता को साबित किया है। वर्तमान समय में भारतीय फार्मा कंपनियों के उत्पाद 180 से ज़्यादा देशों में पहुंच रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में भारत के लिए संभावनाएं कहीं अधिक व्यापक हैं। फार्मा इंडस्ट्री के लिए मेरी सरकार द्वारा घोषित PLI स्कीम से इन संभावनाओं को विस्तार मिलेगा और रिसर्च को भी गति मिलेगी। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप योग, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2014 में देश से 6,600 करोड़ रुपए के आयुष उत्पादों का निर्यात होता था, जो आज बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मेरी सरकार की आस्था अंत्योदय के मूल मंत्र में है, जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, समानता भी हो, सम्मान भी हो और समान अवसर भी हो। इसीलिए आज सरकार की नीतियों में गांव, गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है,
लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा ना रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 19 महीनों से खाद्यान्न वितरित करने हेतु 2,60,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सरकार अब इन स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों के साथ भी जोड़ रही है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने ई-श्रम पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे अब तक 23 करोड़ से अधिक श्रमिक जुड़ चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल अर्थात जैम ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रांसफ़र का लाभ मिला है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। फसल बीमा योजना में नए बदलावों का लाभ भी देश के छोटे किसानों को हुआ है। इन बदलावों के बाद से अब तक 8 करोड़ से अधिक किसानों को मुआवजा के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि दी जा चुकी है। ओलंपिक प्रतिस्पर्धाओं तथा खेलकूद में भारत की उपस्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में सैकड़ों खेलो इंडिया केंद्र स्थापित कर रही है। पैरा स्पोर्ट्स में दिव्यांग युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने ग्वालियर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की स्थापना भी की है। माननीय सदस्यगण, दिव्यांगजनों के लिए सुगमता, समानता और सम्मानपूर्ण जीवन के अवसर प्रदान करना एक समाज के रूप में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में आज सुगम्य भारत अभियान हमारी राष्ट्रीय संवेदना का परिचय दे रहा है। दिव्यांगजनों का जीवन बदलने के लिए देश में निःशुल्क सहायक उपकरणों से लेकर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक 25 लाख से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं और करीब 4,000 सफल कॉकलियर इम्प्लांट किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने मध्य प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन की स्थापना भी की है। दिव्यांग युवाओं के भविष्य के लिए 10,000 शब्दों की इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी भी बनाई गई है। माननीय सदस्यगण, हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रही अनंत नई संभावनाओं का उदाहरण है। वर्ष 2016 से हमारे देश में 56 अलग अलग सेक्टर्स में 60,000 नए स्टार्टअप्स बने हैं। इन स्टार्टअप्स के जरिए 6 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ है। वर्ष 2021 में कोरोना काल में भारत में 40 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप अस्तित्व में आए, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 7,400 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है। मेरी सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है तथा स्मार्टफोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है। भारत 5G मोबाइल कनेक्टिविटी पर भी तेज़ी से काम कर रहा है, जिससे अनेक नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। सेमीकंडक्टर को लेकर भारत के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को होगा। भारत के युवाओं को तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी का लाभ मिले, इसके लिए भी सरकार ने अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। कई नए सेक्टरों में प्रवेश के द्वार खोले। सरकार ने स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन प्रोग्राम के माध्यम से पेटेंट और ट्रेडमार्क से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया है, उन्हें नई गति दी है।
इसी का परिणाम है कि इस वित्त वर्ष में पेटेंट के लिए लगभग 6,000 और ट्रेडमार्क के लिए 20,000 से ज़्यादा आवेदन किए गए। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। देश में जीएसटी कलेक्शन पिछले कई महीनों से निरंतर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। इस वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में $48 बिलियन का विदेशी निवेश आना इस बात का प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी इस समय $630 बिलियन से ऊपर है। हमारा निर्यात भी तेज़ी से बढ़ रहा है और पिछले रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 2021 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत का गुड्स निर्यात लगभग $300 बिलियन यानी 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जो कि 2020 की इसी अवधि की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा है। मेरी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मौजूद संभावनाओं को साकार करने और युवाओं को नए अवसर देने के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश से 14 महत्वपूर्ण PLI स्कीम्स शुरू की हैं। ये PLI स्कीम्स न केवल भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगी, बल्कि रोजगार के 60 लाख से अधिक अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। देश में मोबाइल उत्पादन की सफलता मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण है। आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बनकर उभरा है। इससे भारत के लाखों युवाओं को रोजगार भी मिला है। हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी हार्डवेयर के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बने, इसके लिए सरकार ने सिलिकॉन और कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले, FAB, चिप डिज़ाइन और इनसे जुड़े वेंचर्स के लिए हाल ही में 76,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी घोषित किया है। The budget session of Parliament will be in 2 parts. The first one will have 10 sittings between 31st January to 11th February, while the second part will have 19 sittings between 14th March and 8th April. There will be a recess from 12th February to 13th of March, and this will be the time when standing committees will examine budgetary allocations for various ministries and departments. In view of COVID, both houses will meet for 5 hours each, Rajya Sabha in the first half and Lok Sabha in the second half. On the 1st of February, Lok Sabha will meet at 11 a.m. for the presentation of the Union Budget. And 2nd February onwards, it will meet from 4 p.m. to 9 p.m. The discussion on the motion of thanks to the President's address and the Union Budget are major items of business for the first part of the session. And with that, time for a short break here. We'll be right back. Do stay with us. Welcome back. You're watching House Highlights. Finance Minister Nirmala Sitharaman tabled a copy of the Economic Survey 2021-22 in both houses of Parliament today. The survey has projected 8 to 8.5% growth in 2022-23. In the current financial year, it expects the Indian economy to grow by 9.2%, indicating a recovery to pre-pandemic levels. The Economic Survey details the state of the economy ahead of the government's budget for the fiscal year that starts from 1st of April 2022. Lok Sabha proceedings resumed after the President's joint address. Obituary references were read. The lower house paid tributes to former members Dr. G.S. Rajhans, P.T. Thomas, Dr. Mahendra Prasad, Rajveer Singh, Shakuntala Devi, Tilak Raj Singh, A.G.S. Ram Babu and Gangaram Kohli. A minute's silence was observed for all those who passed away. Later, Speaker Om Birla apprised members of Parliament of the norms of social distancing that need to be followed during the budget session.
सत्र के दौरान भी परस्पर उचित दूरी सुनिश्चित करने से उद्देश्य से मैंने लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 2 के तहत निर्देश किया है कि इस सत्र में लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के दौरान माननीय सदस्यों की बैठने की व्यवस्था लोकसभा कक्ष, लॉबी और दीर्घाओं के अलावा राज्यसभा के कक्ष, लॉबी और दीर्घाओं में की जाएगी। उसी प्रकार राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन के दौरान नियम 384 के प्रावधानों में छूट देते हुए राज्यसभा के माननीय सदस्यों के बैठने की व्यवस्था लोकसभा चैम्बर में भी की जाएगी। And after the upper house assembled, Chairman M. Venkaiah Naidu took up obituary references as well of sitting member Dr. Mahendra Prasad, former members Jayanta Roy, Debendra Nath Burman, M. Moses and Ganeshwar Kusum, and also legendary Kathak dancer Pandit Birju Maharaj. Members observed brief silence as a mark of respect to the departed souls. The Secretary General laid on the table a statement showing the bills passed by Parliament during the 255th session of the Rajya Sabha that got presidential assent. The chairman also urged members to maintain social distancing in the upper house and sit in their allotted seats in view of the prevailing COVID-19 pandemic. The seating arrangements for members have been made in Rajya Sabha chamber, Rajya Sabha galleries, except press gallery, and Lok Sabha chamber. The fixed seat division numbers for members, as is done in normal seating arrangements, has therefore been dispensed with this session. For this session, the number of seats for each party at different places, that is Rajya Sabha chamber, Rajya Sabha galleries, Lok Sabha chamber, have been fixed as per their numerical strength for allocation amongst their members by the respective parties. And earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi addressed the media just ahead of the beginning of the budget session of Parliament. He urged all members of Parliament to make the budget session fruitful by approaching discussions with an open mind. Speaking outside Parliament, the Prime Minister said the session is an opportunity for lawmakers and political parties to take up vital issues. He added that the nation's economic progress, COVID-19 vaccination and India-made vaccines have built trust for it across the globe. He also hoped that electioneering in 5 states will not hamper the participation of MPs in serious discussions for the country's progress. Listen in. इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। So that's it from us in this bulletin. Thanks very much for your time.